और जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रंकायन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं प्रशांत पूजन और हम पढ़े ग्राम समाज एवं विकास। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि ग्राम समाज एवं विकास में हम अपना 12th चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, ग्राम विकास शोध प्रणालियाँ। इसमें हमने काफ़ी डिटेल से पहला और दूसरा लेक्चर अपना कंप्लीट कर लिया है कि ग्राम विकास की जो शोध प्रणालियाँ हैं, जो मान्यताएं हैं, जो अफवाहें हैं गांव के समाज के लिए, उसके उत्थान के लिए, रीति रिवाज, खान पान, कल्चर में हुए बदलाव को समझने के लिए और भविष्य में किस प्रकार से उसमें एक आमूलचूल परिवर्तन होगा और योजनाओं को किस तरीके से प्रॉपर तरीके से गांव में इम्प्लीमेंट किया जाए, इसके लिए विभिन्न प्रकार से शोध प्रणालियाँ होती हैं। कल हमने विस्तार से 3 प्रकार की शोध प्रणाली को कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम चौथे प्रकार की यानी कि निदर्शन या प्रतिदर्श पद्धति से जो शोध प्रणाली है, जो सामाजिक विधि है, उसको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे दोस्त या फिर उनके दोस्त अभी तक रंकायन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ इसको फॉलो कर लीजिए, क्योंकि अभी लेखपाल के बाद जो भी आपकी काफ़ी प्रतिष्ठित जो एक परीक्षा है पेट, उसका प्रॉपर तरीके से फुल सिलेबस यहाँ पर आने वाला है। तो अभी से आप लोग रंकायन एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जैसे ही हमारे वीडियो उसके लिए स्टार्ट होंगे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निदर्शन या प्रतिदर्श पद्धति, यह एक पद्धति है जो सामाजिक शोध प्रणाली को बढ़ावा देती है। फिर इस विधि से भी एक सामाजिक शोध का कार्य होता है। तो बात करते हैं सामाजिक शोध में निदर्शन पद्धति महत्वपूर्ण पद्धति है जब किसी समाज या समूह का अध्ययन करने के लिए कुछ का चयन किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि गांव में 100 लोग हैं, तो 4-5 लोग कुछ पुराने कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, 4-5 लोग कुछ पुराने कल्चर को फॉलो कर रहे हैं और बहुत सारे लोग उस कल्चर को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो जो लोग उस कल्चर को फॉलो कर रहे हैं उनको लेकर वहाँ पर एक शोध होगा या फिर इनकी परिस्थिति स्थिति गांव में किस प्रकार से है, कि इनका जो रहन सहन है किस प्रकार से, यानी कि संपूर्ण क्षेत्र को या फिर वहाँ पर रहने वाले सभी व्यक्तियों को लेकर निदर्शन या प्रतिदर्श पद्धति द्वारा सामाजिक शोध नहीं होता। इसमें इस पद्धति द्वारा गांव के कुछ लोगों को लेकर, जैसे कि एक गांव से 2 लोग को ले लिया, दूसरे गांव से 1 लोग को ले लिया, तीसरे गांव से 4 लोग को ले लिया, तो इस प्रकार का एक समूह बना के इस पद्धति से शोध होता है। अब बात करते हैं निदर्शन की परिभाषा, यानी कि इस पद्धति को किस प्रकार से और किसने परिभाषित किया है। ठीक है, तो सबसे पहले सिनपाओ पेंग के अनुसार यह पद्धति की एक परिभाषा इन्होंने दिया हुआ है, उसको देखते हैं। एक सांख्यिकी निर्देशन संपूर्ण समूह या प्रातिनिधिक अंश होता है। देखिए कि जो वहाँ से 2-4 लोगों को लेकर जो एक प्रयोग हुआ है, जैसे कि हम एवरेज पढ़ते हैं, 50 बच्चे हैं, सबका उनका एवरेज निकाल दिए तो हमें पता चल जाता है कि एक बच्चे की औसत कितनी है। तो उसी प्रकार से कुछ इस पद्धति में भी काम होता है कि 10-5 लोग को लेकर यहाँ पर कार्य होता है और उनसे एक आंकड़ा निकाला जाता है। तो एक सांख्यिकी निदर्शन संपूर्ण समूह या प्रातिनिधिक अंश होता है। अब बात करते हैं बोगार्डस के अनुसार, यह भी एक हमारे साइंटिस्ट रहे हैं जो कि इस पद्धति में इन्होंने परिभाषा दिया है। तो निदर्शन एक पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार इकाइयों के एक समूह में से निश्चित प्रतिशत का चयन होता है। जैसे कि सपोज करिए कि खूब सारी संख्याएं फैली हुई हैं और उसमें से कुछ सेलेक्टेड संख्याओं का चयन करके, ठीक है, हम उनका एवरेज निकाल दिए कि नहीं, इसका जो एवरेज यहीं पे होगा। तो कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर भी है कि एक पूर्व निर्धारित योजना, यानी कि कुछ सेलेक्टेड लोग को लेकर उनके अनुसार इकाइयों के एक समूह में से निश्चित प्रतिशत का चयन करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं निदर्शन की विशेषताएं कि इस पद्धति से जो सामाजिक शोध होता है इसमें कौन सी विशेषताएं हैं, क्या फायदा है। हमने खूब सारी पद्धतियों से पहले भी देखा था, तो अब की जो पद्धति है इससे हमें क्या प्रॉफिट मिलने वाला है। तो सामाजिक अनुसंधान मतलब कि जो समाज को लेकर जो एक खोज हो रही है, जो हम चीज़ों का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं, में निदर्शन पद्धति द्वारा विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन सरल व सुविधाजनक ढंग से हो सकता है। देखिए मैंने बोला कि यदि 50 गांव को हमने इसमें सम्मिलित किया तो 50 गांव से मुश्किल से हम 250-300 लोग को ही सेलेक्ट करके उनके ऊपर एक शोध करेंगे। तो पद्धति द्वारा विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन, जो एक विशाल फैला हुआ क्षेत्र था उसका अध्ययन, उसके बारे में जानकारी एकत्रित करना हमारे लिए सरल होगा।
जैसे सपोज करिए कि 10,000 लोग हैं, अब 10,000 लोग से एविडेंस कलेक्ट करना, उनके हाव भाव, चाल चलन, खान पान के बारे में जानकारी एकत्रित करना, इससे बेटर है कि जब हमें पता ही है कि एक गांव का परिवेश, रहन सहन, खान पान, कल्चर, पूजा पाठ सब एक प्रकार का ही है, तो उस गांव से 4 लोग को वहां पे सेलेक्ट कर लो, और दूसरे गांव जहां पर कल्चर थोड़ा सा अलग है उस गांव में 4 लोग को सेलेक्ट कर लो। तो इस प्रकार से इस पद्धति द्वारा कुछ कुछ लोग को कुछ कुछ जगह से सेलेक्ट करके यह पद्धति कार्य करती है। इसीलिए इस पद्धति द्वारा विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन, यानी कि काफ़ी फैले हुए क्षेत्र का अध्ययन काफ़ी सरलता और कम खर्च में हो पाता है। प्रतिनिधि इकाइयों का अध्ययन करना। प्रतिनिधि मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ का जो ग्राम प्रधान होगा हम उसी को सेलेक्ट करेंगे, जो बंदा यानी कि जो व्यक्ति वहाँ के कल्चर से काफ़ी मेल खाता होगा उसको ही हम सेलेक्ट करेंगे। इसीलिए यहाँ पर है प्रतिनिधि इकाइयों का अध्ययन। विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन, बिल्कुल सही बात है कि हम 250-300 लोग को लेकर ही एक बड़े फैले हुए क्षेत्र का अध्ययन कर सकते हैं। निर्वाचित इकाइयों का बृहद अध्ययन करना, ठीक है ना, और जिन लोगों को हम सेलेक्ट करेंगे उनको हम काफ़ी ज़्यादा समय उनके ऊपर दे पाएंगे। सूचनाओं की प्राप्ति में सुविधा प्रदान करना, कि जब कम लोग होंगे तो जो एविडेंस कलेक्ट होगा और उसका प्रॉपर तरीके से जो जांच होगा, जिस उद्देश्य तक, व्याख्या तक हम पहुंच पाएंगे, उसको भी हम एक आसानी से कर सकते हैं। प्राप्त सूचनाओं का निरीक्षण व पुनः निरीक्षण, जब कम लोग हैं और उनके ऊपर हम कोई सूचना तैयार कर रहे हैं तो हमें कोई डाउट हुआ तो पुनः निरीक्षण के लिए उन्हें काफ़ी आसानी से बुलाया जा सकता है, क्योंकि हमें पता ही है कि उस गांव से यही 4 लोग आए थे और उनको काफ़ी आसानी से हम फिर से एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, फिर निरीक्षण करने के लिए बुला सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं निदर्शन या फिर प्रतिदर्शन के प्रकार। निदर्शन के चयन में समस्याओं के अनुरूप अनेक प्रणालियां प्रचलित हैं, जैसे कि अलग अलग प्रकार की समस्याएं समाज में व्याप्त हैं, तो उसके लिए अलग अलग प्रकार से यहाँ पर सामाजिक शोध की विधि भी प्रचलित है। प्रत्येक प्रणाली की अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं, जैसे कि कुछ अलग समस्या है तो उसके लिए एक अलग पद्धति होगी, तो उसकी कुछ अलग विशेषता भी होगी, ठीक है। इसको मुख्यतः 4 प्रणालियों में विभाजित किया गया, वो 4 कौन कौन से उसको देखते हैं। दैव निदर्शन, और यहाँ पे स्तरित है, उद्देश्यपूर्ण एवं अन्य, ठीक है, इनको भी हम विस्तार से देखते हैं। निदर्शन के गुण क्या है? समय की बचत, मात्र थोड़ी सी इकाइयों के अध्ययन में अपेक्षाकृत काफ़ी कम समय लगता है, इसलिए सामान्य समस्याओं के सर्वेक्षण में निदर्शन पद्धति काफ़ी अधिक लाभकारी है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि इस पद्धति का जो मेन उद्देश्य है कि सबको लेकर एविडेंस कलेक्ट नहीं करना है, सबके ऊपर शोध नहीं करना है, सिर्फ 3-4 लोग को, वहाँ का जो भी 3-4 लोग हैं उनको एक फार्मूला के रूप में उनको उठाना है और उन्हीं के ऊपर शोध करना है और एविडेंस निकालना है। तो ऐसा करने से एक विस्तृत क्षेत्र के लोगों का काफ़ी कम समय में अध्ययन हो जाएगा और उसके साथ ही उनकी काफ़ी अच्छी जानकारी भी मिल जाएगी, और जो हमारी आय लगने वाली है, जो पैसे खर्च होने वाले हैं, उसमें भी काफ़ी कम पैसे खर्च होंगे और जो समय की बर्बादी है वो भी काफ़ी कम होगी। यानी कि 2-3 चीज़ों का यहाँ पर फ़ायदा होगा। सबसे पहली बात कि कम समय लगेगा, कम पैसे खर्च होंगे और जल्दी काम खत्म होगा, और पुनः निरीक्षण यानी कि उनको फिर से बुला के कुछ यदि एविडेंस कलेक्ट करने की बात होगी तो प्रॉपर तरीके से हम उसको कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि समय की बचत, बिल्कुल सही बात है, जब कम लोग होंगे और उनके ऊपर ही हमें सर्वेक्षण करना है तो समय की बचत तो होगी। थोड़ी सी इकाइयों के अध्ययन, क्योंकि हमने कुछ विशेष लोगों को वहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और उनके ऊपर ही अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि जब गांव के 100 लोग सेम ही हैं, उनका कल्चर, रहन सहन, खान पान, उनकी सोच सब एक ही है, तो 100 लोगों पे क्यों एक्सपेरिमेंट करना, वहाँ से 4 लोग को सेलेक्ट कर लो, ठीक है। धन व्यय की बचत, बड़े अध्ययनों में निदर्शन पद्धति द्वारा धन कम खर्च होता है, क्योंकि यदि हम अन्य पद्धति द्वारा यहाँ पर काम करेंगे तो सबके ऊपर हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, उनसे जांच करनी पड़ेगी, उनसे पूछना पड़ेगा, एक बड़ी सी टीम लगानी पड़ेगी, एक काफ़ी अधिक समय देना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। तो धन व्यय यानी कि धन खर्च या कम लगेगा और बड़े स्तर पे हम जल्दी से काम को खत्म कर सकेंगे। निदर्शन या प्रतिदर्शन पद्धति का यह अच्छा लाभ होता है। गहन अध्ययन इकाइयों को सीमित संख्या में होने के कारण गहन अध्ययन संपन्न होता है। जैसे यदि सपोज करिए कि एक गांव में सिर्फ 2 लोगों से ही बात करनी है तो बात करने वाला काफ़ी अच्छा समय उनको देगा,
काफ़ी विस्तार से बात करेगा। हाँ सर बताइए, पूरे अच्छी तरीके से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 ही लोग हैं जिनसे हमें बात करनी है। यदि 200 लोग लाइन लगा कर खड़े होंगे, सर हमारा नंबर कब आएगा, हमें तो वहाँ जाना है, जल्दी हमारा नंबर आ जाए, तो वहाँ पर अच्छे तरीके से गहन अध्ययन नहीं हो पाएगा। जब भीड़ अधिक होगी और पूछने वाले कम होंगे तो जल्दी जल्दी अपना ऊपर से काम खत्म करके लोग निकल जाएंगे। लेकिन जब संख्या कम होगी, सीमित संख्या होगी, तो अध्ययन भी गहन और काफ़ी लाभकारी अध्ययन होगा, यानी कि डीपनेस में जाकर लोग चीज़ों को पूछ पाएंगे। अब इसके दोष के बारे में देख लेते हैं कि इससे दोष क्या होता है। हमने फायदे तो खूब गिना दिए आपको। विशेष ज्ञान की आवश्यकता, इस पद्धति को प्रत्येक अनुसंधानकर्ता प्रयोग नहीं कर सकता है। अध्ययनकर्ता को इसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा भयंकर त्रुटियां संभव है। देखिए, जब हम एक गांव का अनुमान सिर्फ 2 लोगों के ऊपर लगाते हैं, तो अनुमान लगाने वाला और उनसे पूछकर उनके कल्चर को, उनके विषय को, उनकी सोच को समझने वाला जो व्यक्ति होना चाहिए, यानी कि इंटरव्यूअर जो होना चाहिए उनका, वो काफ़ी ज़्यादा समझदार और एक्सपीरियंस वाला होना चाहिए। नहीं तो 2 लोग के विचार के ऊपर संपूर्ण गांव की सोच को वो बना देगा और उसमें बहुत अधिक त्रुटि होने की संभावना हमेशा बनी रहेगी। जैसे कि उसने 2 ऐसे लोगों को सेलेक्ट किया कि जो काफ़ी अच्छे परिवार से हैं, उनकी धन धान्य से स्थिति उनकी अच्छी है, तो उस गांव की समस्याओं को नहीं बता पाएंगे। तो फिर उस गांव में जो अमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए, जो नई नई योजनाएं आनी चाहिए, वो नहीं हो पाएंगी, क्योंकि उस गांव की रूपरेखा उन्हीं 2 व्यक्तियों के सोच पर डिपेंड हो जाएगी। तो इंटरव्यूअर जो होना चाहिए वो काफ़ी समझदार होना चाहिए कि इसकी सोच क्या है, क्या इसकी सोच गांव की सोच सेम है, कहीं हमने कहीं गलत बंदे तो नहीं सेलेक्ट कर लिए। तो इस प्रकार से इसके दोष भी हैं कि जो अनुसंधानकर्ता होना चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा, समझदार और एक्सपीरियंस वाला होना चाहिए कि वह 2-3 लोगों के ऊपर प्रयोग करके उस गांव का अनुमान सटीक लगा सके। ठीक है। उचित प्रतिनिधित्व की कठिनाई, जब निदर्शन सही प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता है तो उसकी विश्वसनीयता तथा प्रामाणिकता कम हो जाती है। जैसे कि जब एक गांव से 4 लोगों से बात करके हमने गांव की राय बना दी, तो लोगों को कम विश्वास होता है कि यार हमसे तो पूछा ही नहीं, ये तो इतने बड़े गांव में 2 लोग से पूछ के चले आए। तो इसकी जो विश्वसनीयता है, जो लायबिलिटी है, जो लोगों को उसके ऊपर एक भरोसा देता है, उसकी प्रामाणिकता, लोग उसके ऊपर कम भरोसा कर पाते हैं, क्योंकि यह सबसे पूछ के यहाँ पर काम नहीं होता है। यह इसकी एक समस्या है। अभिनति की संभावना, जटिल अध्ययन समस्या तथा दोषपूर्ण पद्धति के कारण सामाजिक सर्वेक्षण में अध्ययनकर्ता की अभिनति संभव हो सकती है। इसी बात को हमने पहले भी देखा। अब बात करते हैं अनुसूची पद्धति, जो इसके प्रकार है। अनुसूची तथ्यों के संकलन की विधि है। इसमें क्या होता है, इस पद्धति के अनुसार जो भी वहाँ पर तथ्य होते हैं, जो भी बातें होती हैं, इसको इस पद्धति में संकलन यानी कि एकत्र किया जाता है। ठीक है ना। इसका एक रूपरेखा तैयार करके इसको रखा जाता है कि यहाँ से ये चीज़ें मिली हैं, ये सब यहाँ से तथ्य मिले हैं, एविडेंस मिले हैं, इनको एक संकलन यानी कि एकत्रित करने की विधि है। और इनको एकत्रित करना ऐसे नहीं, जो भी चीज़ जहाँ मिली उसको लिख के खाली हो गए, उसको एक प्रॉपर पैरामीटर में हम उसको अरेंज करेंगे। ये चीज़ें मिली तो इसका जुड़ाव इससे है, फिर इसका जुड़ाव इससे है, तो सबसे पहले ऑर्डर में ए होना चाहिए, फिर ए आएगा, फिर ए आएगा, यानी कि उसको एक प्रॉपर तरीके से संकलित करना है कि कोई भी व्यक्ति भविष्य में उसको काफ़ी आसानी से पढ़ सके और समझ सके। सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण में अनुसूचित प्रणाली का प्रयोग अत्यंत व्यापक है। जब भी कोई सामाजिक अनुसंधान होता है, कोई भी सर्वेक्षण होता है, कोई भी जांच होती है, कोई भी, जैसे कि हमारे यहाँ एक SIT जांच काफ़ी फेमस है जो कि ऐतिहासिक तथ्यों की पुष्टि करती है। तो इन सब जांच में अनुसूची पद्धति के द्वारा जो भी तथ्य सामने निकल के आते हैं, जो भी एविडेंस सामने निकल के आते हैं, उनका संकलन किया जाता है कि जो भी चीज़ें हैं उसको सन अनुसार कि जो इनकी प्रगति हुई है उनके अनुसार इसको व्यवस्थित करना है। ठीक है। अनुसूची प्रश्नों की एक लिखित सूची है जिसके माध्यम से अनुसंधानकर्ता क्षेत्र में जाकर संबंधित व्यक्तियों से मिलकर जानकारी एकत्रित करता है। अनुसूची जो है इसमें एविडेंस कलेक्ट करने के लिए एक टीम कार्य करती है। अनुसूची शब्द अंग्रेजी के शब्द शेड्यूल का हिंदी अनुवाद है। हम लोग पढ़ते हैं ना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, यह कोई जाति नहीं होती, बल्कि जिन जिन कास्ट को उस शेड्यूल में रखा गया है उसको क्या बोलते हैं, अनुसूची जाति, यानी कि इतनी जाति को एक शेड्यूल में रखा गया है। अनुसूची का मतलब होता है शेड्यूल, वह एक क्लास है कि इस क्लास में यानी कि इनकी जो आर्थिक सामाजिक स्थिति है वह एक समान है, इसलिए इनको एक क्लास में रखा गया है।
और अनुसूचित जनजाति की एक प्रकार की क्लास है, इसलिए इनको इस क्लास में रखा गया है। तो अनुसूची कोई जाति नहीं है, यह एक क्लास होता है। ठीक है, इसका सामान्य अर्थ एक सूची यानी कि एक लिस्ट होती है जिस लिस्ट में ये लोग सम्मिलित हैं, अथवा नामावली यानी कि स्टेटमेंट होता है। अब बात करते हैं अनुसूची की परिभाषाएं। गूढ़े एवं हार्ट के अनुसार अनुसूची प्रायः ऐसे प्रश्नों के समूह का नाम है जिन्हें एक साक्षात्कारकर्ता अन्य व्यक्ति के सामने की स्थिति में है तथा उसके उत्तर स्वयं भरता है। ठीक है ना, वही एविडेंस कलेक्ट करने वाली यहाँ पर बात चल रही है। बोगाडर्स के अनुसार अनुसूची उन तथ्यों को प्राप्त करने की एक औपचारिक पद्धति का प्रतिनिधित्व करती है जो वैश्विक रूप से और स्पष्ट रूप से देखने योग्य होता है। कि अनुसूची जो है, अनुसूची की जो परिभाषा है वह ऐसे तथ्य एकत्रित करके उनके विषय में एक जानकारी आपको प्राप्त करवाता है कि कोई भी पढ़ने वाला और समझने वाला उसकी वास्तविकता से परिचित हो सके कि नहीं यह कुछ सही में चीज़ है। जैसे कि आप यदि RTI फाइल कर दें और किसी चीज़ के बारे में आप जानकारी मांगें तो एक सिस्टम से आपको नॉलेज वहाँ पर मिलता है कि देखिए इतने सन में ऐसा हुआ, फिर इसमें ऐसे बदलाव आए, फिर अभी की स्थिति क्या है, यानी कि एक पद्धति में एक क्रमानुसार एक सिस्टम से आपको जानकारी दी जाती है वहाँ पे। अब बात करते हैं अनुसूची की कुछ विशेषताएं। अनुसूची अध्ययन समस्या संबंधित शीर्षक, उपशीर्षक एवं प्रश्नों से संबंधित एक व्यवस्थित तथा वर्गीकृत सूची होती है कि वहाँ पर सभी चीज़ का एक शीर्षक होता है, एक उसका वर्गीकृत होता है कि सभी चीज़ के प्रश्नों को अलग अलग कैटेगरी में उसका आंसर होता है। इसे एक प्रपत्र अथवा फॉर्म के रूप में छपवाया जाता है जिससे क्रमबद्ध रूप से प्रश्न रखे जाते हैं, यानी कि एक सिस्टम से इसमें कार्य होता है। इसे भरने के लिए अध्ययनकर्ता उत्तरदाता से प्रत्यक्ष, व्यक्तिगत एवं आमने सामने का संपर्क करता है। यदि किसी से कुछ पूछना है, कुछ उसे एविडेंस कलेक्ट करते हैं तो आमने सामने बैठकर, ऐसा नहीं कोई अफवाह फैली है तो उसका हमने एक पूरा आंसर बना दिया और लोगों के सामने पब्लिश कर दिया, नहीं, आमने सामने बैठकर यदि कोई अभी की घटना है, हाल फिलहाल की घटना है तो एविडेंस इसमें क्या होते हैं कि प्रॉपर होते हैं कि हम इसको मान भी सकते हैं, इसकी सत्यता को हम स्वीकार कर सकते हैं। इसे अध्ययनकर्ता स्वयं भरता है, न कि उत्तरदाता। ठीक है ना, कि जो इसके बारे में लिख रहा है, जो इसको समझ के इसको छपवा रहा है, पब्लिश कर रहा है, वह इस एविडेंस को खुद भरता है अपने से। कि जब कुछ तथ्य सामने निकल के आता है तो वहाँ पर तथ्य निकालने वालों के आमने सामने बैठकर प्रश्नकर्ता उनसे प्रश्न पूछ के इसको एक श्रेणी क्रम में सुव्यवस्थित करता है। अब बात करते हैं अनुसूची के उद्देश्य क्या है, ऐसा करने से इनका संकलन करने का पीछे का उद्देश्य क्या है, आखिर ऐसा ये लोग क्यों करते हैं, इनसे देश का, समाज का क्या फायदा होने वाला है। अवलोकन में सहायता प्राप्त करना, यदि हमें किसी चीज़ की स्टडी करनी है, उसको समझना है तो उसमें हमें सहायता मिलेगी। अध्ययन को गहन एवं अधिक अर्थपूर्ण बनाना, जब हमें किसी चीज़ की प्रॉपर तरीके से जानकारी होगी कि अभी ये फिलहाल किस तरीके से इसमें परिवर्तन आया, क्या बदलाव आए, जब हम सभी चीज़ को एक क्रम के अनुसार, एक सन के अनुसार उस चीज़ की सत्यता को जानेंगे तो हम उस पर अधिक विश्वास कर पाएंगे और उसकी महत्ता को हम और अधिक समझ पाएंगे कि नहीं यह चीज़ वास्तविक है। हम कोरी कल्पनाओं में नहीं जिएंगे, उसके बारे की उसकी सत्यता के बारे में हम अर्थ लगा पाएंगे। मूल्यांकन अध्ययनों में सहायता प्रदान करना, कि उसके अध्ययन में, उसका मूल्यांकन करने में, उसको समझने में हमें और रुचि बढ़ेगी और हम उसको प्रॉपर तरीके से समझ भी पाएंगे, नहीं यह चीज़ सत्य है। जैसे कि हम कोई बात बोलते हैं तो वहाँ पर डेटा देते हैं ना, कि नहीं वहाँ पे एक शोध प्रकाशित हुआ, इतना डेटा देते हैं तो हमारी बात में थोड़ी सी सत्यता लगती है, कि हवाई बात नहीं होती। तो उसी प्रकार से जब सभी एविडेंस एक संकलित रूप में है तो लोगों का विश्वास उस पर थोड़ा सा बढ़ जाता है। अनुसूची के प्रकार, G. L. लुंडबर्ग ने उद्देश्यों के आधार पर अनुसूचियों को 3 श्रेणियों का उल्लेख किया, यानी कि हम इस अनुसूची को तैयार क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है हमारा। ठीक है ना, उस मकसद, उस उद्देश्य के आधार पर अनुसूचियों को, यानी कि जो सूचना की संकल्पना है, जो कि संकलना है, उसके 3 भागों में विभाजित किए हैं। वस्तुनिष्ठ तथ्यों के संकलन के लिए निर्मित अनुसूची, मनोवृत्ति तथा मतों का पता लगाने वाली अनुसूची। वस्तुनिष्ठ मतलब कि जो चीज़ें हो गई हैं, और मनोवृत्ति यानी कि जो एक मान्यताएं हैं, मत हैं, जो लोगों की सोच है, उसकी वस्तुनिष्ठता की पता लगाने के लिए कि वह कितना सही है, किस प्रकार से
ऐसे विचारों का प्रचलन बढ़ा, लोगों की मान्यताएं इस पे क्या हैं और अभी लोगों की क्या राय है, इस प्रकार के विषयों की एक अलग से सूची बनाई जानी चाहिए। यानी कि जो एविडेंस है, जो तथ्य हैं हमारे सामने, ठीक है, जो चीज़ें हमें दिख रही हैं, जैसे कि मान लीजिए आगरे का लाल किला, ऐतिहासिक तथ्यों से उसकी पुष्टि होती है, कब बना, किसने बनवाया उसको, ठीक है ना। या फिर कोई मत है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है हमें, बस लोगों की सोच है कि ऐसा हुआ था, ठीक है ना। तो जो चीज़ें वस्तुनिष्ठ हैं, जो सामने हैं, जो चीज़ें जिसका हमारे पास प्रूफ है, उसकी एक अलग सूची हो। लोगों की मान्यताएं या फिर मनोवृत्तियां की जो एक शोध होगा, उसका एक अलग विषय बनाया जाए। और सामाजिक संगठनों एवं संस्थाओं की स्थिति एवं कार्यों का पता लगाने के लिए निर्मित अनुसूची, यह एक अलग प्रकार से हो सूची, जो कि वर्तमान समय में चल रहा है। अब बात करते हैं, इसी तरह पीवी यंग ने 4 प्रकार की अनुसूची का उल्लेख किया। जिस प्रकार से इन्होंने 3 प्रकार की सूची बनाई थी, उसी प्रकार से पीवी यंग एक सामाजिक सोच को समझने वाले विद्वान है, इन्होंने अनुसूची को 4 भागों में विभाजित किया है। यह कौन से? अवलोकन, मूल्यांकन, प्रलेख और संस्था सर्वेक्षण। और 3 तो इन्हीं से मैच खाते हैं और एक इसमें अलग है, उसको बोलते हैं प्रलेख अनुसूची। अब बात करते हैं अवलोकन विधि की, ठीक है ना। निदर्शन विधि के बाद अवलोकन विधि, यह कौन सी विधि है? एक सामाजिक शोध की। यह सूचना प्राप्त करने की हमारी सबसे प्राथमिक एवं प्राचीन विधि है। कि कोई एविडेंस यदि हमें प्राप्त करना है तो इसकी जो सबसे प्राचीनतम विधि है, यानी कि सबसे पुरानी विधि है, यह अवलोकन विधि है। अवलोकन को वैज्ञानिक विधि की शास्त्रीय विधि भी कहा जाता है। प्राकृतिक विद्वानों के सिद्धांत मुख्यतः अवलोकन पद्धति की ही देन है। सामाजिक विज्ञानों में भी अवलोकन तथ्य संकलन एवं ज्ञान संग्रह की मौलिक विधि है। देखिए, जो भी अवलोकन पद्धति है, इसमें प्राकृतिक विज्ञानों के सैद्धांतिक मुख्यतः अवलोकन पद्धति की देन है। सामाजिक विज्ञानों में भी अवलोकन तथ्य संकलन एवं ज्ञान संग्रह की मौलिक विधि है, ठीक है। अवलोकन मतलब क्या है कि हम कोई चीज़ सीख लिए, जैसे कि अपने गुरु के समीप बैठ के जब कागज़ वागज़ की खोज नहीं हुई थी, तो हम अपने गुरु के पास बैठे, उनसे हमने कुछ ज्ञान लिया, फिर हम उस ज्ञान को अपने शिष्य को क्या किए, उसको दिए, फिर वह उसको दिया। यानी कि देख कर सीखना, अवलोकन करना, देख कर समझना। बात समझ में आई? कि जो एक हमारे समाज भारत की एक पारंपरिक पद्धति रही है, कि जैसे आपसे पूछ ले कोई कि यार ये बताओ कि 2 + 2 4 ही होता है, ये कैसे आपको पता चला कि 2 + 2 4 होता है? आपको कौन बताया कि 2 + 2 3 क्यों नहीं होता? ये आपको कहाँ से पता चला? तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे गुरु ने बताया। उनको किसने बताया? उनको उनके गुरु ने बताया। उनको किसने बताया? उनको उनके गुरु ने बताया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम अवलोकन विधि को समझ सकते हैं कि यह जो विधि है, यह सुनने सुनाने वाली विधि है। इसलिए हमारे देश की जो एक वैज्ञानिक शोध रही है आर्यभट्ट से लेकर आज तक, कि हमें प्रामाणिकता विश्व के सामने क्यों नहीं मिल पाई? क्योंकि हमारे सामने कोई लिखित एविडेंस या फिर डेटा नहीं था, सिर्फ एक सुनी सुनाई घटना थी, ठीक है। और यह सबसे प्राचीन एवं प्राथमिक विधि रही है। अवलोकन शब्द अंग्रेजी के शब्द ऑब्जर्वेशन का हिंदी रूपांतरण है। इसे निरीक्षण या फिर प्रेक्षण भी कहा जाता है। अवलोकन की परिभाषा पीवी यंग के अनुसार, अवलोकन एक स्वाभाविक घटना का घटित होते समय नेत्रों द्वारा सुव्यवस्थित एवं सुउद्देश्य अध्ययन है, ठीक है ना। जब हम किसी चीज़ का एक अवलोकन करते हैं तो वहाँ पे क्या देखते हैं कि हमने किसी एविडेंस को देखा। जैसे कि मैंने बोला कि गुरु के समीप बैठकर शिष्य ने उनको देखा, अवलोकन किया, उनसे सीखा, फिर उसके शिष्य ने उससे सीखा। यानी कि अवलोकन करना कि वह देख कर चीज़ों को सीख रहा है, समझ रहा है, कोई बुक्स नहीं पढ़ रहा है, वो अपनी आँखों से देख रहा है उस चीज़ को, उसको अवलोकन विधि कहते हैं। कि हमने कोई सूर्य ग्रहण की घटना देखी तो हमने उसको अवलोकित किया। यानी कि अवलोकन एक स्वाभाविक घटना है जो कि घट रही है, घटित होते समय नेत्रों द्वारा सुव्यवस्थित एवं सुउद्देशित अध्ययन करना। कि कोई ज्वार भाटा की घटना घट रही है और कोई विद्वान बैठ के उसको पूरा वहाँ पे देख रहा है, अच्छा पानी अब उठा, फिर 12 घंटे बाद पानी नीचे की तरफ जा रहा है। तो इस प्रकार की कुछ अवलोकित घटना होती है। आंखों देखा हाल, मांडूक्य के अनुसार अवलोकन सभी प्रकार की इंद्रियग्राह्य विषय वस्तु का आलेखन है। कि हम अपने इंद्रियों से उस चीज़ को देखने, जैसे कि आँख, कान, नाक, जिह्वा हमने महसूस किया
कि हमने महसूस किया कि आज गर्मी ज़्यादा थी, ठीक है ना। हमने सूंघा कि आज महक काफ़ी बेकार आ रही थी, हमने अपनी आंखों से देखा या यहाँ पर एक घटना हुई, ठीक है। तो इसको अवलोकन कहते हैं, ठीक है। और हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसको बोलते थे उपनिषद, अर्थात गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, अवलोकन करना, उसको समझना। अवलोकन विधि में मानव इंद्रियों का पूर्ण एवं व्यवस्थित प्रयोग करता है। अवलोकन विधि में, क्योंकि वह अवलोकित कर रहा है, वह स्वयं चीज़ों को देख रहा है और उसको समझ रहा है, तो कैसे देखेगा? अपनी इंद्रियों से देखेगा, अपनी आँखों से देखेगा, अपनी भुजाओं से उसको टच करेगा, उसको महसूस करेगा, ठीक है ना। तो अपनी इंद्रियों का वह पूर्ण तरीके से प्रयोग करता है। इस विधि में अवलोकनकर्ता स्वयं घटना स्थल पर उपस्थित होकर घटनाओं के बारे में प्राथमिक स्तर की सूचनाओं को एकत्रित करता है। इसको ध्यान दीजिएगा कि अवलोकन पद्धति में अवलोकनकर्ता यानी कि जो स्थिति को देख रहा है स्वयं घटना स्थल पर उपस्थित होकर, जैसे लोग बोलते हैं ना कि इसकी ये घटना घटी, तो आप इसके चश्मदीद गवाह हैं कि आपके सामने यह घटना घटी, ठीक है। तो उस प्रकार को इसको अवलोकन पद्धति में सम्मिलित करते हैं। अवलोकन द्वारा प्राप्त जो भी एविडेंस होती हैं, जो भी न्यूज होती हैं, वह एक विश्वसनीय होती है, अगर लोग उस पर भरोसा कर लेते हैं। यदि आप बोले कि सर मैंने देखा कि मेरी आंखों के सामने घटना हुआ, अब कोर्स वह विश्वसनीय होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं अवलोकन विधि में अवलोकनकर्ता द्वारा सूक्ष्म, गहन एवं उद्देश्यपूर्ण अध्ययन किया जाता है, ये तो हमने देख लिया। अब बात करते हैं अवलोकन के प्रकार, क्षेत्र वाइज अवलोकन जो नियंत्रित एवं स्वाभाविक परिस्थितियों में होते हैं, ठीक है ना। प्रयोगशाला अवलोकन जो नियंत्रित एवं कृत्रिम दशा में होते हैं। यदि किसी भी चीज़ को हम अपने प्रयोगशाला में एक प्रयोग करें और प्रयोग करके उसको हम यहाँ पर प्रतिदर्श करें, उसको समझने का हम प्रयास करें कि कोई घटना एक तो अपने स्वतः से होती है और एक घटना ऐसी है कि हम खुद का प्रयोग करके उस घटना को घटित करवाते हैं। तो जो घटनाएं अपने स्वयं से यानी कि स्वाभाविक परिस्थितियों में होती हैं कि वहाँ पे प्रकृति ने कुछ ऐसा किया कि वो घटना घट गई, ठीक है ना। जैसे कि भूकंप आ गया तो घटना वहाँ पे घट गई, ठीक है ना। लेकिन यदि किसी घटना को प्रयोगशाला हम सिर्फ उसको देखने से, उसको रिक्रिएट, जो हम रीसीन बोलते हैं ना, कि रिक्रिएट करने के उद्देश्य से फिर से उस घटना को घटित करवा कर अपनी आँखों के सामने उसको अवलोकित करें, उसका अवलोकन करें, उस घटना को क्या बोलते हैं? कृत्रिम दशा में किया गया अध्ययन बोलते हैं, ठीक है। यह भी एक प्रकार का प्रयोग होता है, इसको प्रयोगशाला अवलोकन भी बोलते हैं, ठीक है। सामान्य अवलोकन जो हम सामान्य रूप से दैनिक के जीवन में सूचनाएं प्राप्ति के लिए करते हैं कि भाई आज मौसम बड़ा गर्म लग रहा है, तो थोड़ा सा हम ऊपर देखते हैं कि हाँ आज तो सूरज ज़्यादा चमक रहा है, आज लग रहा है बारिश होने वाली है, तो बादलों की तरफ हमारा ध्यान जाता है। हवा तेज़ चल रही है तो हम महसूस करते हैं अपने इंद्रियों से कि हवा तो आज ज़्यादा लग रही है, ठीक है ना। तो इस तरीके को बोलते हैं सामान्य अवलोकन, कि जो हम अपने दैनिक एक्टिविटी में चीज़ों को करते हैं, अवलोकित करते हैं, उसको समझते हैं। व्यवस्थित अवलोकन वैज्ञानिक विधि में या तथ्य संकलन में प्रयोग करते हैं। यदि हम कोई व्यवस्थित अवलोकन कर रहे हैं तो हम वहाँ पर एक एविडेंस को कलेक्ट करते हैं। ये एविडेंस कलेक्ट करने का मतलब कि बिल्कुल ही डेटा वाइज व्यवस्थित अवलोकन करना है। भैया इसको इतने अच्छे से समझ लो कि कल को किसी को बताना हो या फिर प्रयोगशाला में तुम्हें इसको रिक्रिएट करना हो तो तुम कर सको, ठीक है ना। तो व्यवस्थित अवकलन में वैज्ञानिक विधि में तथ्य संकलन में प्रयोग करते हैं जब हमें किसी चीज़ की एविडेंस चाहिए, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं व्यवस्थित संकलन, की प्रॉपर तरीके से जांच हो और तथ्यों को वहां पर हम लिख सकें, ठीक है। अब बात करते हैं अवलोकन पद्धति के गुण क्या होते हैं। सूचना दाताओं को अध्ययन करने का यह एक प्रत्यक्ष साधन है। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं और उसके एविडेंस को कलेक्ट करते हैं तो जो अवलोकन करने वाला व्यक्ति होता है वो अपनी आंखों के सामने उसको देखता है। यह स्वाभाविक व्यवहार का वास्तविक अध्ययन है, ठीक है ना, कि जो भी चीज़ें हमारे आसपास घट रही हैं इसको हम वास्तविकता में फील करते हैं कि नहीं ऐसा हो रहा है। यह सूचना दाताओं की सूचना देने की योग्यता से स्वतंत्र होता है, ठीक है ना। ऐसा मतलब ना हो कि हम यार जानते थे कि ऐसा होता है, कि उसके सामने कोई घटना नहीं घटी है लेकिन वह सिर्फ अनुमान लगा रहा है अपने विचारों से, अपने थॉट से, अपने सेंस से, तो उसके ऊपर यह उसकी योग्यता के ऊपर वह एविडेंस नहीं होता, बल्कि जो उसने देखा है उसके ऊपर होता है। यह सूचना दाताओं की सूचना देने की इच्छा से स्वतंत्र होता है कि नहीं मेरा मन है कि मैं कुछ आपको बताऊं, ऐसा नहीं है, जो देखा वही बताएगा।
प्रत्युत्तर में त्रुटियों की कम संभावना होती है, क्योंकि वह चीज़ें वही बताता है जो सुना है, जो देखा है। ठीक है ना, कोई मनगढ़ंत कहानी वो नहीं बताता, इसलिए इसमें गलती होने के चांसेस कम होते हैं। अब बात करते हैं अवलोकन के दोष। अवलोकन का कार्य ज्ञानेंद्रियों विशेषकर नेत्रों द्वारा होता है कि हमने क्या देखा। देखिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सारा इसी से होता है, लेकिन देखने की घटना ज़्यादा होती है। तो जिनकी शक्ति अचूक नहीं है, मतलब कि जो काफ़ी समझदार व्यक्ति नहीं है, उनकी नज़र हमेशा एक्टिव नहीं होती। अरे दुनिया में क्या हो रहा है, हमसे क्या मतलब, अपना ईयरफोन लगाए और घूम रहे हैं, कोई 2 लोग मर गए, अरे मरे होंगे, हमसे क्या मतलब है। यदि ऐसा वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी है तो फिर उसका ज़्यादा फायदा नहीं मिलने वाला, कि वह वहाँ पे एक्टिव था ही नहीं। कुछ अरे क्या हुआ वहाँ पे, हाँ, अच्छा ऐसी घटना हुई, 5 लोग से पूछेंगे खड़े होकर वहाँ पर कि भाई साहब यहाँ पर क्या हुआ, कौन मरा, कहाँ से गिरा, कैसे हुआ, आप मुझे बताइए, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर देखा। तो इस प्रकार के यदि एक्टिव आदमी है तो वह काफ़ी अच्छे से जानकारी वहाँ से एकत्रित कर सकता है। लेकिन जिसको इंटरेस्ट नहीं है तो वह यदि उसके सामने 2 लोग गिर के मर भी गए ना, तो उनके ऊपर ऐसे पैर रख के निकल जाएगा आगे, अरे मरे होंगे, क्या मतलब है। तो यहाँ पर उसी चीज़ को बता रहा है कि जिनकी शक्ति अचूक नहीं है, जिनका या फिर स्वभाव उस घटना को देखने समझने का इच्छुक नहीं है, ठीक है ना, अचूक नहीं है वो, जिनकी शक्ति या फिर उनके अंदर का जो एक इंसान है वो जागृत नहीं हो रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ, क्या जाने, तो वह प्रॉपर तरीके से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। तो यह एक अवलोकन पद्धति का एक दोष भी है। ये कई बार विभिन्नतापूर्ण, अनिश्चित एवं पक्षतापूर्ण ढंग से काम करती है। या कुछ लोग की अपनी एक पर्सनल भी एक थॉट होती है, तो अपनी पर्सनल थॉट के अकॉर्डिंग उस चीज़ को वो फिर एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, उसके सामने कोई चोरी हो गया, अब वह व्यक्ति भी स्वभाव से चोर ही था, तो वह चोर के पक्ष में बात करेगा, अरे नहीं यार, उसका मन बोलेगा कि बेचारे के पास कुछ दिक्कत रह रही होगी, किसी मजबूरी बस उसने चोरी किया होगा। तो उस चीज़ को, उस घटना को अलग तरीके से बताएगा वहाँ पे कि नहीं, वो तो उनका पर्स गिर गया था, वो तो आगे निकल गए थे, तो उसने वो व्यक्ति पीछे से आया तो उठा लिया, शायद उनको देने वाला ही हो। तो उसको एक अलग तरीके से वो व्यक्ति एक्सप्लेन करेगा। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि एक कई बार विभिन्नतापूर्ण, अनिश्चित एवं पक्षपातपूर्ण ढंग से भी काम करती है। यदि उस व्यक्ति के सोच पर भी उस घटना का वह व्यक्ति किस प्रकार से अवलोकन करेगा, यह उस व्यक्ति के ऊपर भी हद तक निर्भर करती है कि वह व्यक्ति स्वयं किस सोच का आदमी है, वह उसी सोच के साथ उस घटना को अवलोकित करेगा। ठीक है ना, तो यह भी एक अवलोकन का दोष है। जब लोगों को यह पता चलता है कि उनके व्यवहारों का अवलोकन किया जा रहा है, तो वे अपने व्यवहार में कृत्रिमता ले आते हैं। जैसे कि सपोज करिए कि कोई आपके सामने आया और बोला कि सर मैं एक दिन ना मैं आपके साथ हूँ, आपकी सारी एक्टिविटी को मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, तो आपका हाव भाव बदल जाएगा। अरे यार, ये तो मेरे को देख रहा है, ये तो मेरे बारे में लिखेगा, मेरी एक बुक बनेगी, कहानी बनेगी, तो खाना फिर चम्मच से खाएंगे, ठीक है ना, और जो कि पहले हाथ से खाते थे, तो उनमें एक उनके जो स्वाभाविक व्यवहार है उसमें परिवर्तन आ जाएगा। तो वह भी अवलोकन पद्धति का एक दोष है कि हम उसके प्रॉपर तरीके से जो उसकी एक्टिविटी है उसको हम मेजर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह अपनी एक्टिविटी को थोड़ा सा बदल देगा। पक्षपात की संभावना बनी रहती है। कुछ अध्ययनों में अनुपयुक्त, जैसे अपराध, व्यक्तिगत जीवन का एक यहाँ पे उद्देश्य सही तरीके से सामने स्पष्ट होकर नहीं आता। ठीक है ना। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि ग्राम विकास शोध प्रणाली में हमने अपना तीसरा लेक्चर आज कंप्लीट कर लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।